नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एनके और आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में सब कुछ इतना सीधा साधा नहीं है जितना दिखता है? हम रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर सोचते हैं कि हम FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के डेटा को फॉलो करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये डेटा जिसे हम इतना भरोसेमंद मानते हैं अक्सर हमें गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक सोची समझी चाल होती है जिसमें हम जैसे छोटे निवेशक फंस जाते हैं और बड़े प्लेयर्स इसका फायदा उठाते हैं। यह मैनिपुलेशन इतनी सूक्ष्म होती है कि इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें ही उठाना पड़ता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम पर्दे के पीछे चल रहे इस खेल को समझेंगे। हम FII, DII डेटा और ओपन इंटरेस्ट के उन अनकहे पहलुओं पर बात करेंगे जो हमसे छुपाए जाते हैं। हम देखेंगे कि कैसे बड़े प्लेयर्स मार्केट सेंटिमेंट को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे इंट्राडे में पैनिक क्रिएट करके क्लोजिंग पर अपनी पोजीशन बना लेते हैं और कैसे कैश और डेरिवेटिव्स मार्केट के डेटा को मिक्स करके एक धोखा तैयार करते हैं। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि अगली बार जब आप कोई डाटा देखें तो उसके पीछे की असलियत को समझ सकें और एक बेहतर सूझबूझ भरा फैसला ले सकें। तो चलिए इस सफर पर निकालते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम इस मैनिपुलेशन के जाल से बच सकते हैं और स्टॉक मार्केट में एक सफल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हैं। हम एक एक करके हर एस्पेक्ट को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, आसान भाषा में, ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट आराम से समझ आ जाए। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो जानकारी आज आपको मिलने वाली है वो आपके ट्रेडिंग के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं FII और DII डेटा मैनिपुलेशन की। हर शाम हम सब बेसब्री से इंतजार करते हैं कि FIs ने आज कितनी बाइंग की और DIIs ने कितनी सेलिंग। अगर FIs ने हजारों करोड़ की बाइंग की है तो हम मान लेते हैं कि मार्केट कल ऊपर जाएगा, और अगर उन्होंने सेलिंग की है तो हम पैनिक में आ जाते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप है। बड़े इंस्टीट्यूशंस जानते हैं कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स उनके डाटा को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, इसलिए वो जानबूझकर मिसलीडिंग सिग्नल्स क्रिएट करते हैं। हो सकता है कि वो एक दिन जबरदस्त सेलिंग का डाटा दिखाएं, जिसे मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट बन जाए और हम जैसे लोग अपनी पोजीशंस बेचकर निकल जाएं। फिर अगले ही दिन जब मार्केट नीचे खुलता है, वही इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे कम दाम पर उन्हीं शेयर्स को खरीदना शुरू कर देते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक होता है, आम निवेशक के मन में डर पैदा करना, ताकि वो घबराहट में बेच दे और बड़े प्लेयर्स को सस्ते में माल मिल जाए। यह एक साइकोलॉजिकल गेम है जिसमें डेटा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वो मार्केट को एक दिशा में पुश करने के लिए कोऑर्डिनेटेड बाइंग या सेलिंग करते हैं, जिसे उनकी डिजायर्ड डायरेक्शन में एक मोमेंटम बन जाए। इसलिए सिर्फ एक दिन के डेटा को देख कर कोई कंक्लूजन निकलना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हमेशा बड़े पिक्चर को देखने की कोशिश करें। अब आते हैं एक और बहुत ही कॉमन तरीके पर, जिसे मैं इंट्राडे और क्लोजिंग के बीच का खेल कहता हूं। यह मैनिपुलेशन का एक बहुत ही शातिर तरीका है। इमेजिन कीजिए, मार्केट सुबह खुलता है और FIIs या बड़े ऑपरेटर्स दिन के दौरान, खासकर सेकंड हाफ में, एक पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स में भारी बिकवाली शुरू कर देते हैं। इस अचानक सेलिंग प्रेशर से मार्केट में पैनिक फैल जाता है। हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स जो लिव मार्केट देख रहे होते हैं, सोचते हैं कि कोई बड़ी नेगेटिव खबर आई है और मार्केट क्रैश होने वाला है। डर के मारे हम भी अपनी लॉन्ग पोजीशंस काट देते हैं और कुछ लोग तो शॉर्ट पोजीशंस भी बना लेते हैं। लेकिन असली खेल तो आखिरी आधे घंटे में शुरू होता है। जैसे ही क्लोजिंग का समय नजदीक आता है, यही FIIs चुपके से नीचे के लेवल्स पर उन्हीं शेयर्स को वापस खरीद लेते हैं जो उन्होंने दिन में बेचे थे। इससे होता यह है कि क्लोजिंग प्राइस तो संभल जाती है, लेकिन दिन भर का डाटा नेगेटिव दिखता है। इससे रिटेल इन्वेस्टर दो तरह से फंसता है। पहले तो वो दिन में पैनिक में अपनी पोजीशन लॉस में काट देता है, और दूसरा, वो क्लोजिंग डेटा देखकर काल के लिए भी बेरिश व्यू बना लेता है, जबकि बड़े प्लेयर्स नीचे के लेवल पर अपनी बाइंग करके जा चुके होते हैं। यह एक परफेक्ट तरीका है रिटेल को मार्केट से बाहर करने का और सस्ते में एक्यूमुलेशन करने का। दोस्तों, एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा किया जाता है कैश मार्केट और डेरिवेटिव्स मार्केट के डेटा को अलग अलग दिखाकर। हर शाम हम जो FII DII का डाटा देखते हैं,
वो ज्यादातर कैश सेगमेंट का होता है। मान लीजिए डेटा आता है कि FIEs ने आज कैश मार्केट में 5,000 करोड़ की सेलिंग की है। इसको देखकर हमारा पहला रिएक्शन क्या होगा? यही कि मार्केट में बेरिश सेंटिमेंट है और कल मार्केट गिर सकता है। हम इस डेटा के आधार पर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, लेकिन हम ये देखना भूल जाते हैं कि उसी समय FIEs ने डेरिवेटिव्स सेगमेंट यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या किया है। अक्सर ऐसा होता है कि FIEs कैश मार्केट में सेलिंग दिखा रहे होते हैं, लेकिन आपसे छुपके वो फ्यूचर्स मार्केट में उनसे भी बड़ी लॉन्ग पोजीशंस बना रहे होते हैं। इसका मतलब यह है कि उनका ओवरऑल व्यू मार्केट पर बुलिश है, लेकिन वो कैश मार्केट डेटा के जरिए हुमैन आपसे उल्टा सिग्नल दे रहे हैं। उनका प्लान होता है कि कैश मार्केट की सेलिंग से रिटेल ट्रेडर्स में डर पैदा किया जाए ताकि मार्केट थोड़ा नीचे आए और उन्हें अपने फ्यूचर्स के लॉन्ग पोजीशंस के लिए एक बेहतर एंट्री प्राइस मिल सके। इसलिए कभी भी सिर्फ कैश मार्केट के डेटा पर भरोसा न करें। हमेशा FIE एक्टिविटी को कैश और डेरिवेटिव्स दोनों सेगमेंट्स में एक साथ एनालाइज करें। अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जिस पर शायद बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, प्रोविजनल वर्सेस फाइनल डेटा का अंतर। जो डाटा ह्यूमन मार्केट क्लोज होने के कुछ देर बाद मिलता है वो प्रोविजनल यानी अनंतिम डेटा होता है। मीडिया चैनल्स, वेबसाइट्स, सब जगह यही प्रोविजनल डेटा फ्लैश होता है और हम इसके बेसिस पर अगले दिन के लिए अपना व्यू बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शाम 5 बजे प्रोविजनल डेटा आया कि FIEs ने 1,000 करोड़ की सेलिंग की है। हमने इसे सच मान लिया, लेकिन असली यानी फाइनल डेटा जो एक्सचेंज की तरफ से आधी रात के बाद अपडेट होता है वो कुछ और ही कहानी बता सकता है। हो सकता है कि फाइनल डेटा में FIEs की सेलिंग सिर्फ 200 करोड़ की हो या शायद वो नेट बायर्स निकलें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोविजनल डेटा एक जल्दी का अनुमान होता है, जबकि फाइनल डेटा में सारे ट्रेड्स को ठीक से अकाउंट फॉर किया जाता है। बड़े प्लेयर्स इस टाइम लैग का फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर प्रोविजनल डेटा पर ही रिएक्ट करेगा, इसलिए प्रोविजनल डेटा का इस्तेमाल एक फॉल्स नैरेटिव बनाने के लिए किया जाता है। जब तक अगली सुबह मार्केट खुलता है तब तक नैरेटिव सेट हो चुका होता है और रिटेल ट्रेडर ट्रैप में फंस चुका होता है। इसलिए एक सीरियस ट्रेडर के लिए जरूरी है कि वो हमेशा फाइनल डेटा का इंतजार करे या प्रोविजनल डेटा को एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ले। चलिए अब वॉल्यूम और टर्नओवर के खेल को समझते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि जिस स्टॉक में वॉल्यूम ज्यादा हो उसमें ट्रेड करना चाहिए क्योंकि हाई वॉल्यूम का मतलब है हाई पार्टिसिपेशन। लेकिन क्या हर हाई वॉल्यूम रियल बाइंग या सेलिंग का प्रतीक है? बिल्कुल नहीं। आज के हाईटेक दौर में मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग यानी HFT से चलता है। ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो एक सेकंड में हजारों ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इनका काम रियल इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट से आपसे भी छोटा प्रॉफिट कमाना होता है। ये एल्गोरिथम्स आपस में ही शेयर्स की खरीद फरोख्त करते रहते हैं, जिससे उस स्टॉक का वॉल्यूम और टर्नओवर आर्टिफिशियली बहुत बढ़ जाता है। हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि इस स्टॉक में बहुत एक्शन हो रहा है, बड़े प्लेयर्स माल उठा रहे हैं और हम भी उसमें इनपुट पड़ते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ एल्गोरिथमिक एक्टिविटी होती है। इसे एक फॉल्स सेंस ऑफ लिक्विडिटी और इंटरेस्ट क्रिएट होता है। यह एक धोखा है जिससे हमें लगता है कि स्टॉक में रियल मोमेंटम है, जबकि वो सिर्फ मशीन्स द्वारा बनाया गया एक शोर होता है। इसलिए वॉल्यूम को हमेशा प्राइस एक्शन और डिलीवरी परसेंटेज के साथ मिलाकर देखना चाहिए। FII DII डेटा के बाद अब हम आते हैं मैनिपुलेशन के अगले लेवल पर, जो है ओपन इंटरेस्ट या OI का खेल। ओपन इंटरेस्ट खासकर ऑप्शंस मार्केट में ह्यूमन बताता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हैं। हम इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर निफ्टी के 22,000 के कॉल ऑप्शन पर बहुत ज्यादा OI है तो हम मानते हैं कि 22,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और अगर 21,500 के पुट ऑप्शन पर ज्यादा OI है तो हम यूज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानते हैं। यह आम धारणा है और इसी धारणा का फायदा बड़े प्लेयर्स उठाते हैं। वो जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर OI डेटा को देखकर ही अपने ट्रेड्स लेगा, इसलिए वो जानबूझकर OI को मैनिपुलेट करते हैं ताकि हम गलत दिशा में ट्रेड लें और फंस जाएं। ये मैनिपुलेशन इतनी शातिर होती है कि हमें लगता है डाटा हमें सपोर्ट कर रहा है, जबकि असल में हम एक बिछाए हुए जाल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अगले कुछ चैप्टर्स में हम डिटेल में समझेंगे कि OI मैनिपुलेशन के कौन कौन से तरीके होते हैं और कैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस इसका इस्तेमाल करके हमें ट्रैप करते हैं।
ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप एक ऑप्शंस ट्रेडर हैं। So let's dive into the concept of trap creation with high open interest. Essentially, it's one of the most common methods of OI manipulation. Here's how it works. Large institutions or operators deliberately create a massive open interest at a specific strike price. Imagine the market is moving within a range and they want to push it higher. What do? Well, they start gradually building up a significant OI at a higher strike price, say like 22,500 on the call side. Now, when retail traders see this data, they think there are a lot of call writers sitting at 22,500, and the market won't be able to go above this level. Based on this assumption, most retail traders either cut their long positions or start writing calls themselves, expecting the market to go down. Once these institutions feel that enough retail traders are trapped on the bearish side, they suddenly start buying in the market. The market quickly rallies upwards, breaks through the 22,500 level, and the stop losses of those retail traders who wrote calls begin to trigger. This leads to a short covering rally and the market surges even higher. So in this way, an illusion was created using OI and then retail traders were trapped. Now let's talk about another cunning tactic, sudden OI unwinding. Unwinding means closing open positions. This technique is often used near important support or resistance levels. Let's continue with the previous example. We saw a massive OI on the 22,500 call, making us all bearish. The market slowly approaches 22,500, and we're expecting a reversal from this level. But suddenly, we notice that the OI on the 22,500 call starts to decrease rapidly. This reduction in OI signals that the big players who were sitting there writing calls are now cutting their positions and fleeing. They know the market is about to break this level. However, the retail trader either doesn't notice this change or doesn't understand it. They still believe the resistance is strong. And as those positions unwind, the market makes a significant move in that direction. This sudden OI unwinding is a hidden signal that the market is about to move in the opposite direction of what everyone is thinking. It's a game of reverse psychology that's crucial to understand. Option writers, खासकर बड़े इंस्टीट्यूशंस जो राइटिंग करते हैं, उनके पास बहुत पैसा और मार्केट को मूव करने की ताकत होती है। वो इस ताकत का इस्तेमाल करके रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। मान लीजिए उन्हें मार्केट को नीचे ले जाना है, तो वो क्या करेंगे? वो नीचे के स्ट्राइक प्राइस फॉर एग्जांपल 22,000 के पुट पर बहुत ज्यादा ओआई बिल्डअप करना शुरू कर देंगे। हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को लगेगा कि 22,000 पर बहुत सारे पुट राइटर्स हैं, इसलिए ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा। इस विश्वास के साथ हम 22,000 के आसपास बाइंग करना शुरू कर देंगे या पुट सेल कर देंगे। हम बुलिश हो जाएंगे। अब जब ऑपरेटर्स को लगेगा कि पर्याप्त लोग बुलिश साइड पर आ चुके हैं, तब वो अपना असली खेल शुरू करेंगे। वो अचानक से इंडेक्स फ्यूचर्स में भारी सेलिंग शुरू कर देंगे। इस सेलिंग प्रेशर से मार्केट तेजी से गिरने लगेगा और 22,000 का सपोर्ट लेवल टूट जाएगा। जिन लोगों ने पुट राइट किए थे या लॉन्ग पोजीशंस बनाई थी, वो सब ट्रैप हो जाएंगे। उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, जिससे मार्केट में सेलिंग और बढ़ेगी। यह एक क्लासिक एग्जांपल है जहां पहले ओई से आपसे को गलत ट्रेड में फंसाया जाता है और फिर मार्केट को रिवर्स कर दिया जाता है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग रिटेल ट्रेडर्स के बीच बहुत पॉपुलर है। हम देखते हैं कि कोई स्टॉक या इंडेक्स एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ रहा है, साथ में वॉल्यूम भी ज्यादा है और हम तुरंत उसमें एंट्री ले लेते हैं। लेकिन अक्सर ये ब्रेकआउट्स फेक या फॉल्स ब्रेकआउट साबित होते हैं। इसमें भी ओई का एक बड़ा रोल होता है। ऑपरेटर्स क्या करते हैं? जब प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल के पास आता है, वो अचानक से उस स्टॉक के फ्यूचर्स में बाइंग शुरू कर देते हैं और साथ ही उस स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शंस में भी ओई बढ़ा देते हैं। इस अचानक बाइंग से वॉल्यूम बढ़ जाता है और प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाता है। हमें लगता है कि यह एक जेन्युइन ब्रेकआउट है क्योंकि प्राइस और वॉल्यूम दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। हम सब इसमें लॉन्ग एंट्री ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही पर्याप्त रिटेल ट्रेडर्स लॉन्ग साइड पर आ जाते हैं, वो ऑपरेटर्स आप्स अपर के लेवल्स पर अपनी सारी पोजीशंस बेचकर निकल जाते हैं। वो फ्यूचर्स भी बेच देते हैं और कॉल्स भी। इस अचानक सेलिंग से प्राइस वापस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे आ जाता है और हम सब ऊपर के लेवल्स पर फंस जाते हैं। इस तरह ओआई और वॉल्यूम दोनों को आपसे मैनिपुलेट करके एक फेक ब्रेकआउट का जाल बुना जाता है।
तो इतनी सारी मैनिपुलेशन की बातें सुनकर आप सोच रहे होंगे कि इस मार्केट में बचने का कोई तरीका है भी या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल है। सबसे पहला टिप है, कभी भी एक डाटा पॉइंट पर निर्भर न रहें। अगर आप FEDII डेटा देख रहे हैं तो सिर्फ प्रोविजनल डेटा पर विश्वास न करें। हमेशा फाइनल डेटा का इंतजार करें या दोनों के बीच के अंतर को समझें। साथ ही कैश मार्केट के डेटा को हमेशा डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर्स डेटा के साथ मिलाकर देखें ताकि आपको उनकी रियल पोजीशन का अंदाजा लग सके। सिर्फ सेलिंग फिगर देखकर पैनिक न करें। चेक करें कि कहीं वो फ्यूचर्स में बाइंग तो नहीं कर रहे। दूसरा, जब आप OI डेटा एनालाइज कर रहे हैं तो UC अकेले न देखें। OI को हमेशा प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करें। देखें कि OI बढ़ने के साथ प्राइस किस दिशा में जा रहा है। क्या या OI अनवाइंडिंग हो रही है। हमेशा बड़े पिक्चर को देखें। सबसे जरूरी बात, किसी और की एनालिसिस या टीवी पर दी गई टिप्स पर आंख बैंड करके भरोसा न करें। अपनी रिसर्च करें, अपना एनालिसिस करें, चार्ट को खुद पढ़ना सीखें। जब आप डेटा को, प्राइस एक्शन को और मार्केट साइकोलॉजी को एक साथ मिलाकर दिखेंगे तब आप इन ट्रैप्स को पहचानने में सक्षम हो जाएंगे और एक आत्मनिर्भर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने FEDII और OI डेटा के पीछे छिपे कई राज से पर्दा उठाया। यह समझना जरूरी है कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स हमेशा हमसे एक कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें। जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आज जो बातें हमने डिस्कस की वो आपको इस खेल को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेंगी। याद रखिए, डेटा झूठ नहीं बोलता, लेकिन उसे पेश करने का तरीका मिसलीडिंग हो सकता है। आपका काम है उस डेटा की गहराई में जाना और उसके असली मतलब को समझना। एक और बोनस इनसाइट जो मैं आपको देना चाहता हूं, बेटे FIIs अक्सर अपने बेटे ट्रेड्स को छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग अकाउंट्स के जरिए करते हैं ताकि उनका असली इंटेंशन पता न चले। इसके अलावा अल्गो और HFT ट्रेडिंग इतनी तेजी से प्राइसेस को ऊपर नीचे कर सकती है कि रिटेल ट्रेडर कंफ्यूज होकर गलत फैसला ले ले। इसलिए मार्केट में हमेशा शांत और अनुशासित रहना बहुत जरूरी है। घबराहट में लिए गए फैसले अक्सर गलत ही साबित होते हैं। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि सीखते रहिए, जागरूक रहिए और सबसे जरूरी, हमेशा अपना खुद का एनालिसिस कीजिए। किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले अपने क्यों का जवाब ढूंढिए। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग करते हैं, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मैं हूं NK, आपसे मिलूंगा अगली वीडियो।